नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट से सूर्या तिवारी आप सभी के सामने कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट वन को लेकर प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर का बेसिक पार्ट होता है। हमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेस है। बिना इसको समझे हम कंप्यूटर के बारे में नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानना है तो इसका एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जिस प्रकार से किसी भी इमारत या किसी भी बिल्डिंग की नींव जो होती है, ये उसका सबसे बेसिक पार्ट होती है। कहा जाता है कि जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होगी उस पे उतनी ही बुलंद इमारत बन सकेगी। कंप्यूटर में भी सेम यही बात लागू होती है। अतः हमें कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि उसके फंडामेंटल यानी बेसिक्स को जान लेना चाहिए। दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से कंप्यूटर में नए-नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नए-नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नई चीज़ें तैयार होती जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग में आगे बढ़ रहे हैं। यानी दिनों-दिन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के नए-नए चीज़ें या नए-नए एप्लायंसेस या नए-नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से अवेयर होना पड़ता है। अर्थात कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हम आज सीख रहे हैं, हो सकता है वे कल को चेंज हो जाए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मैंने कंप्यूटर के बारे में सीखना शुरू किया था तो उस वक्त कुछ और प्रोग्राम्स थे। अब देखा जाए तो अब के प्रोग्राम्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए तो इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल या जो बेसिक्स मैंने उस वक्त पढ़ा था यानी आज से 20-25 साल पहले, कंप्यूटर का वही बेसिक्स या फंडामेंटल आज भी बिल्कुल सेम है। यानी इसमें कोई जो है देखा जाए तो कोई भी प्रोग्रेस या किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, और न ही आने वाले भविष्य में इसके अपना किसी प्रकार से चेंज होने की कोई संभावना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो कंप्यूटर फंडामेंटल में बताऊंगा, इसमें पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, कंप्यूटर का कोई भी डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें सबसे पहले एक बात हमारे सामने आती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेना चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग करंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको एनालॉग करंट या अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट में इसको एसी करंट कहा जाता है। और दूसरा होता है डिजिटल या डायरेक्ट करंट, ये आपको डीसी, इसको शॉर्ट में डीसी कहा जाता है। जो एनालॉग या अल्टरनेट करंट होता है, ये बेसिक मोड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये रॉ मोड होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वे अनइवन या अनस्टेबल फॉर्मेट में असमान होती है, यानी उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूअसली होती है। लेकिन अगर इसकी तुलना करें डिजिटल या डायरेक्ट करंट से, तो एसी करंट की तुलना में जो डिजिटल या डायरेक्ट करंट होता है यानी डीसी करंट जो होता है, ये बहुत ही इवन मोड होता है। यानी इसको हम एक तरीके से इन्वर्टर का करंट भी कर सकते हैं या बैटरी का करंट भी कर सकते हैं। बैटरी मोड में आपने देखा ही होगा कि कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में यहाँ पे फ्लो भी देख सकते हैं, एनालॉग करंट एक वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है, जबकि डिजिटल करंट या डायरेक्ट करंट अगर देख रहे हैं तो ये आपके 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो दो करंट होते हैं, ये दोनों ही प्रकार के करंट जो होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं। सो दैट मैंने सबसे पहले आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताया। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कंप्यूटर मशीन में एसी और डीसी दोनों प्रकार के करंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एसी में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिनको डीसी में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम एसी और डीसी दोनों प्रकार के करंट से रन करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट का फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। जैसे ही आप एक कंप्यूटर मशीन के इलेक्ट्रॉनिक प्लग को इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड में आप कनेक्ट कराते हो, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो और कंप्यूटर मशीन को आप स्टार्ट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड से एसी मोड में पावर सप्लाई ट्रांसफर होती है।
लेकिन कंप्यूटर के पीछे एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का लगा होता है जिसमें फैन भी लगा होता है, उसे एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस क्या करता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के अनुसार एसी करंट को डीसी में, अगर बैटरी मोड में आ रहा है यानी डीसी में आ रहा है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कर सकता है, ताकि इसके पास दोनों प्रकार के करंट का स्टॉक रहे। अब कंप्यूटर के जिस डिवाइस को एसी मोड में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उसको एसी में ये लाइट प्रोवाइड करता है। वहीं अगर किसी कंपोनेंट को डीसी में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है तो वे डीसी में पावर सप्लाई को प्रोवाइड करता है। यानी इस प्रकार से एक एसएमपीएस जो होता है ये कंप्यूटर को दोनों प्रकार के करंट प्रोवाइड करता है, ताकि जिस कंपोनेंट को जिस मात्रा में या जिस क्वांटिटी में ये या जिस मोड में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो उसमें इसे प्राप्त हो जाए, ताकि कंप्यूटर प्रॉपरली रन करे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बता दूं, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर इज ए हाई परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज वर्क ऑन आईपीओ। यानी कंप्यूटर एक बहुत ही उच्च क्षमता वाली और मल्टीटास्किंग यानी बहुउपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ पर वर्क करती है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इसका मतलब आप क्या होता है कि आप डेटा को इनपुट कराते हो कीबोर्ड या माउस के माध्यम से। कंप्यूटर का सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी उसे समझता है कि हम क्या चाहते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से, और फाइनली उसका आउटपुट रिजल्ट जो होता है आउटपुट के रूप में जनरेट कर देता है। यानी इस प्रकार से एक कंप्यूटर आईपीओ फंक्शन पे वर्क करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक एमईएमआर मशीन है। दोस्तों, मैंने ये एक नया वर्ड यहाँ पे लोगों के सामने रखा है, एमईएमआर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे कम से कम प्रयास को अधिक से अधिक परिणाम के रूप में कन्वर्ट करके हमारे सामने डिस्प्ले करता है या जनरेट करता है। एक कंप्यूटर का फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनपुट इनपुट के रूप में ये कीबोर्ड एंड माउस है। प्रोसेस के रूप में ये सीपीयू के में जाता है ये डेटा, और आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। सपोज दैट हम कंप्यूटर में एक अल्फाबेटिक यानी अल्फाबेटिक डेटा अगर इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले ये डेटा सीयू में जाता है, यानी सीपीयू के अंदर जो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट लगा होता है, इस कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट हमारे डेटा को डिकोड करता है, यानी कंट्रोल यूनिट के पास जो ट्रांसलेटर लगा होता है ये कंप्यूटर ये डेटा को हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करता है ताकि सीयू इसे समझ सके। सीयू इसे समझता है। अगर ये डेटा अल्फाबेटिक डेटा है तो सीयू इसे समझ करके इसे स्टोर करने के लिए मेमोरी में भेज देता है। इस डेटा को मेमोरी में, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेमोरी में भेज देता है। और मेमोरी क्या करती है कि मेमोरी उस डेटा को स्टोर करने के बाद यानी सेव करने के बाद इसे वापस रिटर्न कर देती है सीयू को, और सीयू इसे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा देता है। लेकिन अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक डेटा भी सबसे पहले सीयू में ही जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट में जाता है। लेकिन सीयू जैसे ही इसे समझता है कि ये डेटा न्यूमेरिक है, वैसे ही इसके स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट यानी एएलयू को ये रेफर कर देता है। एएलयू न्यूमेरिकल डेटा का एक स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के रूप में। ये डेटा को प्रोसेस करके समझता है, फिर उसे भेज देता है मेमोरी में सेव करने के लिए। मेमोरी उस डेटा को समझने के बाद इसे वापस रिटर्न कर देती है एएलयू को। एएलयू इसे वापस रिटर्न करती है सीयू को, और सीयू इसे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा देता है। ये एक कंप्यूटर का बेसिक इंटरनल फंक्शन है। तो आपने इसका बेसिक इंटरनल फंक्शन समझा। अब मैं आपको कंप्यूटर के यूनिट्स के बारे में डिफाइन करता हूँ। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर यूनिट्स का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर यूनिट्स, जैसे हम आप सभी लोग अपने डेली रूटीन में मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। मार्केटिंग किस लिए जाते हैं? अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए। सपोज दैट आप किसी सब्जी या भाजी वाले की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके क्या करते हो कि भैया मुझे इतना आलू उठा के दे दो। आप उसकी क्वांटिटी बताते हो। क्वांटिटी किस फॉर्मेट में होती है? 1 केजी, 2 केजी या 5 केजी, इस फॉर्मेट में होती है। या आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप क्या करते हो कि भैया मुझे इतना कपड़ा कपड़ा निकाल के दे दो। नहीं,
आप वहां पे भी उसकी क्वांटिटी बताते हो, तो भैया मुझे 1 मीटर 2 मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, उसे आप दे दो। तो इस प्रकार से जैसे आपकी वेट की यानी मॉस की अपनी यूनिट होती है, लेंथ की अपनी यूनिट होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स की भी अपनी यूनिट्स होती हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर यूनिट्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे बिट कहते हैं। एक बिट जो होता है ये बनता है दो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दो प्रकार के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव सिग्नल्स और दूसरा नेगेटिव सिग्नल्स। पॉजिटिव यानी धनात्मक संकेत, नेगेटिव यानी जो ऋण का या माइनस का संकेत होता है, इससे हम लोग कहते हैं। पॉजिटिव सिग्नल्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में 1 से और नेगेटिव सिग्नल को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस को बाइनरी नंबर्स कहते हैं। कंप्यूटर न हमें पहचानता है ना आपको पहचानता है। अगर ये किसी चीज को पहचानता है तो वे केवल और केवल बाइनरी कोड्स होते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारा डेटा होता है। उसी चीज को कंप्यूटर रीड करके उसे समझता है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट जनरेट करता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनते हैं, ठीक वैसे ही 2 निबल मिलकर एक बाइट बनते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं 4 टू 8, यानी 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनते हैं। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपने सुना ही होगा 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड है। आप संख्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1024 दिया है। 1024 क्यों दिया है? क्योंकि कंप्यूटर जो डेटा होता है ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में रीड करता है। जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 128, 256, 512 या 1024। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। और वही 1024 किलोबाइट्स यानी 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। उससे आगे बढ़े तो 1024 मेगाबाइट्स मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। उससे आगे 1024 गीगाबाइट्स मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं। उससे आगे 1024 टेराबाइट्स मिलकर 1 पेटाबाइट बनाते हैं। उससे आगे 1024 पेटाबाइट्स मिलकर 1 एक्साबाइट बनाते हैं। उससे आगे 1024 एक्साबाइट्स मिलकर 1 जेटाबाइट बनाते हैं। उससे आगे 1024 जेटाबाइट्स मिलकर 1 योटाबाइट बनाते हैं। 1024 योटाबाइट्स मिलकर 1 ब्रोटोबाइट बनाते हैं और 1024 ब्रोटोबाइट्स मिलकर 1 जियोबाइट बनाते हैं। यानी फिलहाल के वक्त में कंप्यूटर में जियोबाइट कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है, जबकि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट है। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट के रूप में फिक्स है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई फिक्स नहीं है, क्योंकि दिनों दिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसके नए नए यूनिट्स भी आते जा रहे हैं। जैसे आज से 8-10 साल पहले गीगाबाइट कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा बाइट्स यानी जियो बाइट तक ये पहुंच चुकी है। कल को हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी तो वैसे ही इसके यूनिट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में समझा। अब मैं आपको कंप्यूटर्स की मीनिंग के बारे में समझाता हूँ। कंप्यूटर की मीनिंग कई अलग अलग, इसके 50 अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल मीनिंग है यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करता हूँ। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अब इसको एक साथ पढ़िए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी एक सामान्य ऑपरेटिंग मशीन जो विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है, किस लिए? तकनीकी शिक्षा और शोध के लिए। तो दोस्तों, मैंने आज के लिए आज कंप्यूटर फंडामेंटल में फिलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।